नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हम वाणिज्य पत्राचार इस इकाई के अंतर्गत वाणिज्य पत्राचार के जो प्रकार है उसको देख रहे थे। इसके पहले हमने पूछताछ संबंधी पत्र, क्रयादेश संबंधी पत्र और भुगतान संबंधी पत्र, ये 3 प्रकार देखे हैं। चौथे चरण में आकर हम चौथा जो प्रकार है शिकायती पत्र, इसको हम देखने वाले हैं। इसके पहले के जो 3 पत्र थे उसको लिखने की पद्धति, उसमें लिखने का जो ढांचा था वो सभी तीनों को एक समान था। अब शिकायती पत्र लिखते समय थोड़ा सा उसके ढांचा में भी परिवर्तन आ जाता है, साथ ही साथ उसकी विषय वस्तु की भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये शिकायती पत्र होने के कारण उसमें लगभग उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये शिकायती पत्र अनेक कारणों से लिखे जाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे समस्याएं या उस प्रकार के प्रसंग घटित होते हैं जिसके आधार पर शिकायत दुकानदार की ओर से या कंपनी की ओर से वहां पे शिकायती पत्र के रूप में वहां पे लिखी जाती है। तो हम आज जो है शिकायती पत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं और इस साथ साथ इस शिकायती पत्र में कौन कौन से उपविषय आ जाते हैं जिसको लेकर शिकायती पत्र लिखा जाता है। एक तो विषय तय है कि भेजे हुए माल की समय पर किस्त अगर भुगतान नहीं हुआ है तो कंपनी जो है दुकानदार को स्मरण पत्र भेजने के पश्चात फिर भी अगर दुकानदार ने पेमेंट नहीं किया है, बिल नहीं दिया है, तब वह शिकायती पत्र लिखने का कदम उठाती है और दुकानदार को वहां पे इस शिकायती पत्र के माध्यम से कानून की कार्रवाई के संदर्भ में भी वहां पे सूचना दी जाती है ताकि दुकानदार जो है समय पर भुगतान कर सके। तो ये शिकायती पत्र का प्रमुख कारण तो है कि बिल जो है, भुगतान जो है या पेमेंट जो है समय पर न करने पर ये शिकायती पत्र लिखे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहां पर ये शिकायती पत्र लिखना पड़ता है। वो विशेषतः ये दुकानदार की तरफ से भी लिखे जाते हैं, कंपनी की तरफ से भी लिखे जाते हैं और इसमें जो आए हुए जो विषय है वो उपविषय थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि शिकायती पत्र कौन कौन से कारणों से लिखे जाते हैं। लगभग 17-18 कारण हैं और उन कारणों के कारण जो है कभी कभार दुकानदार को पत्र लिखना पड़ता है, कभी कंपनी को पत्र लिखना पड़ता है और ऐसे समय में वो शिकायती पत्र लिखते कैसे हैं, उसकी विषय वस्तु, उसके भाषा का प्रयोग जो है वहां पे महत्वपूर्ण बन जाता है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई वहां पे तय होती है। तो इसलिए शिकायती पत्र में भाषा एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है और जिसके आधार पर दुकानदार उस पत्र से प्रभावित होकर जो है आगे की कार्रवाई करता है। तो शिकायती पत्र में जो आने वाले जो उपविषय है मैं थोड़ा सा उसको समझाता हूं। देखिए, पहला विषय है माल अथवा सेवा मिलने में विलंब होना। मतलब मान लीजिएगा कि किसी दुकानदार ने महीने पहले क्रयादेश भेज दिया, ऑर्डर भेज दी है, लेकिन कंपनी की ओर से अभी तक माल पहुंचा नहीं है या जो भी कुछ सेवा मांगी थी वो मिली नहीं है। तब ऐसे समय में दुकानदार जो है संबंधित कंपनी को माल समय पर न मिलने के कारण शिकायती पत्र लिख सकता है। तो ऐसे शिकायत को लेकर वहां पे दुकानदार जो है उस रूप में वो सभी बातें जो है उस पत्र में लिखेगा कि उसने कब क्रयादेश भेजा था और आज लगभग 2-3 महीने हुए हैं फिर भी आज तक मुझे माल नहीं मिला है। तो ये विलंब होने के कारण वहां पे पहला शिकायती पत्र लिखा जाएगा। ये एक विषय बन सकता है। अगला विषय होता है प्राप्त माल की किस्म घटिया होना। मतलब दुकानदार ने ऑर्डर भेजी है और कंपनी ने भी भेजे हुए ऑर्डर के अनुसार, क्रयादेश के अनुसार माल दुकानदार को भेज दिया है, लेकिन जो माल भेजा है, जो नमूने के तौर पर दिखाया गया माल और भेजा हुआ माल जो है उसमें थोड़ा सा घटिया किस्म का माल वहां पे दुकानदार को मिल जाता है। तो ऐसे समय में दुकानदार जो है कंपनी को वहां पे घटिया किस्म की माल भेजने के कारण शिकायती पत्र लिखता है। तीसरा एक कारण होता है उचित मात्रा में माल न मिलना। अर्थात जिस क्वांटिटी के आधार पर, जिस संख्या के आधार पर वो माल मंगवाया जाता है या दुकानदार ने जितने भी क्वांटिटी का माल क्रयादेश में भेजा था वह उतनी क्वांटिटी में या उतनी संख्या में दुकानदार को माल नहीं मिलता, अर्थात उतनी मात्रा में माल न मिलने के कारण जो है
वहां पे दुकानदार जो है शिकायती पत्र लिख सकता है। अर्थात मान लीजिएगा कि कोई कपड़ा जो है दुकानदार ने 100 मीटर या 200 मीटर मंगवाया है, लेकिन वो कपड़ा जो है 100 मीटर के बजाय 50 मीटर ही मिल गया है, 25 मीटर ही मिल गया है। तो ऐसे समय में दुकानदार जो है दुकानदार ने बिल तो उस रूप में दुकानदार को बिल जो उस रूप में भेजा जाता है, लेकिन उतनी तुलना में या उस बिल के उपरोक्त में वहां पे वह माल जो है उतनी संख्या में वहां पे उपलब्ध नहीं होता या उतनी मात्रा में आया नहीं होता, इसलिए ये उचित मात्रा में माल न मिलने के कारण शिकायती पत्र लिखा जाता है। चौथा जो कारण है वो है क्षतिग्रस्त अवस्था में माल प्राप्त होना। मतलब दुकानदार ने ऑर्डर भेजा, अब कंपनी ने माल भी भेजा है, लेकिन माल जिस अवस्था में मिलना चाहिए था उस अवस्था में दुकानदार को माल नहीं मिलता, इसलिए वह माल जो है बेचने के लायक भी वहां पे मिलता नहीं है। तो इसलिए दुकानदार हुए नुकसान के लिए वहां पे शिकायत जो है कंपनी को लिख सकता है। पांचवा विषय बन सकता है त्रुटिपूर्ण पैकिंग होना। अर्थात माल जो भेजा जाता है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाता है, तो ऐसे समय में जो है अगर ट्रांसपोर्ट में पैकिंग अगर फट गया है या दूसरी कुछ गलती उसमें हो गई है या माल जो है बिखरा हुआ है पैकिंग करते समय, तो ऐसे समय में भी दुकानदार का नुकसान वहां पे हुआ होता है और पैकिंग त्रुटिपूर्ण होने के कारण भी वहां पे शिकायती पत्र लिखा जाता है। छठा कारण जो है नमूने आदेश के विरुद्ध माल मिलना। अर्थात जब दुकानदार ने पूछताछ की थी, नमूनों को देखा था और उस देखे हुए नमूने के आधार पर दुकानदार ने ऑर्डर भेजा था, लेकिन बाद में कंपनी ने दूसरा ही माल वहां पे भेज दिया होता है, मतलब दूसरे नमूने के ही वहां पे वस्तुएं भेज दी होती है। तो ऐसे समय में दुकानदार जो है नमूने अथवा गलत आदेश के विरुद्ध वहां पे माल भेज दिया होता है, तो उस समय भी दुकानदार जो है शिकायती पत्र लिखता है। अगला जो विषय आ जाता है माल का मूल्य अधिक होना। मतलब पूछताछ जब की गई थी या जानकारी जब ली गई थी संबंधित माल के बारे में, तो वहां पे जो भी कीमत कंपनी ने लगाई गई थी, लेकिन बाद में माल भेजने के पश्चात दुकानदार पाता है कि उस माल की जो है कीमत बढ़ाकर लगाई गई है या पहले जो बताई गई थी उससे अधिक लगाई गई है। तो उस दौरान भी जो है दुकानदार संबंधित कंपनी को शिकायती पत्र लिखता है और उस शिकायत के माध्यम से वो बताना चाहता है कि पहले पूछताछ के दौरान आपने उस वस्तु की कीमत इतनी लगाई थी, लेकिन अब माल भेज दिया है तो बिल में आपने उसकी कीमत इतनी इतनी लगाई है। तो ऐसे समय में भी दुकानदार जो है कंपनी को शिकायती पत्र लिखता है। आठवां विषय आ जाता है मालबिलिटी न छुड़ाना। अर्थात ट्रांसपोर्ट में जब ये माल आ जाता है तो दुकानदार की तरफ से वहां पे माल उसके स्वाधीन नहीं किया जाता या उसको सुपुर्द नहीं किया जाता। उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट का जो भी कुछ खर्चा आता है वो खर्चा जो है एक तो दुकानदार ने देना होता है या कंपनी ने देना होता है, या फिर कंपनी ने अगर वो खर्चा नहीं उठाया है तब दुकानदार से मांग की जाती है। और दुकानदार अगर वो देने पे तैयार नहीं है तो वहां पे वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से वो माल छुड़ा नहीं पाता। तो ऐसे समय में भी दुकानदार जो है कंपनी को शिकायती पत्र लिखता है। नवा विषय आ जाता है बिल में गलती होना। अर्थात बीजक में गलती होना। बिल मतलब जो भी कुछ माल भेजा जाता है उसका एक रिसिप्ट आ जाता है, बिल आ जाता है। तो उस भेजे गए रिसिप्ट में माल जितना भेजा गया है उसकी तुलना में अगर बिल उतना है तो वहां पे सही है, लेकिन बिल में बहुत सारी वस्तुएं लगाई गई है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में माल उतनी मात्रा में वहां पे पहुंचा नहीं है, तो वहां पे बिल में गलती होने का भी वहां पे शिकायती पत्र लिखा जाता है। अगला 10वां विषय आ जाता है कर्मचारियों विक्रेता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं व्यवहार से असंतुष्ट होना। कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी के बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टॉकर्स होते हैं। तो कंपनी की ओर से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या स्टॉकर्स जो है, जो खुदरा व्यापारी जो होता है या किरकोळ व्यापारी जो होता है, उस व्यापारी को वहां पे उस स्टॉकर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने अच्छा बर्ताव उसके साथ नहीं किया हो, मतलब उसके साथ जो व्यवहार जब किया जाता है तो व्यवहार करते समय वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है दुकानदार को अच्छी तरह से वहां पे बातचीत नहीं करता। तो उस दौरान भी जो है दुकानदार नाराज होकर जो है कंपनी को संबंधित वहां पे कर्मचारी के बारे में या विक्रेता के बारे में शिकायत कर सकता है। अगला जो उपविषय आ जाता है अनुस्मारों के बावजूद भी भुगतान न करना। अर्थात
बहुत बार कंपनी ने दुकानदार को अनुस्मारक भेजे हैं, भुगतान करने संबंधी पत्र भेजे हैं, फिर भी दुकानदार जो है भेजे हुए पत्रों का एक भी उत्तर वहां पे नहीं दे पाता है या नहीं देता है। तो ऐसे समय में बहुत सारे पत्र या अनुस्मारक भेजने के पश्चात भी वहां पे दुकानदार अगर भेजे हुए माल का भुगतान नहीं करता तो कंपनी जो है वहां पे शिकायती पत्र दुकानदार के बारे में लिख सकती है, लिखती है। अगला जो विषय उप विषय बन जाता है वो है बैंक द्वारा चेक का भुगतान न किया जाना। अर्थात कभी कभार क्या हो जाता है कि दुकानदार ने भेजे हुए माल का चेक वहां पे भेज दिया होता है, तो चेक भेजने के पश्चात संबंधित अकाउंट पे अगर उतनी राशि वहां पे नहीं है, अमाउंट अगर नहीं है, तो वो चेक वहां पे विड्रॉ नहीं हो पाता। तो ऐसे समय में कंपनी को ये जानकारी मिलने के पश्चात वो संबंधित दुकानदार को ये आगाह करती है कि आपने दिया हुआ चेक जो है विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे समय में आपको संबंधित अकाउंट पे उतना बैलेंस जो है या उतनी राशि जो है वहां पे जमा करनी होगी। तो वहां पर भी उस समय कंपनी जो है दुकानदार को शिकायती पत्र लिखती है। अगला 13वां विषय है, देखिए, माल रास्ते में टूट फूट नष्ट होना या खराब हो जाना। मतलब कभी कभार ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाता है, बारिश की वजह से या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, उस दौरान वहां पे ट्रांसपोर्ट में माल जो है खराब हो जाता है, टूट फूट हो जाता है। तो दुकानदार को जब ये माल मिल जाता है तो दुकानदार उसको बेचने के लायक का भी नहीं समझता और उसका नुकसान हो जाता है। तो दुकानदार जो है संबंधित कंपनी को ये शिकायत लिखती है कि वहां पे माल जो हमें प्राप्त हुआ है वो उस हालात में नहीं पहुंचा है जिस हालात में आपने भेजा था। तो उस दौरान वहां पे शिकायती पत्र जो है, माल अगर टूट फूट गया है तो वहां पे माल भेजा मतलब शिकायती पत्र भेजा जाता है। 14वां विषय आ जाता है गलत पते पर गलत पार्टी को माल पहुंचना। मतलब कभी कभार बहुत बार जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर होते हैं उनकी तरफ से भी वहां पे गलती हो जाती है कि जिस दुकानदार को जो माल भेजना है या जिस पते पर जो माल वहां पे देना है उसकी जगह दूसरा ही माल देने के कारण जो है वहां पे गलती हो जाती है और संबंधित दुकानदार जो है कंपनी को ये शिकायत करता है कि मैंने जो ऑर्डर भेजा था उसके विपरीत ऑर्डर मुझे मिल गया है। तो उस दौरान ये शिकायती पत्र वहां पे लिखा जाता है। 15वां जो विषय आ जाता है, उप विषय ये है बिक्री के बाद संतोषजनक सेवा न मिलना। मतलब कंपनी ने बहुत बार ऐसा किया होता है कि दुकानदार को ऐसे बहुत सारे ऑफर्स वगैरह दिए जाते हैं और इतना माल आप बेचेगा हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। तब वहां पे होता है कि दुकानदार उनके डिस्काउंट को लेकर वहां पे माल खरीदता है, बेचता भी है, लेकिन बाद में कंपनी जो है डिस्काउंट देने के लिए वहां पे नानू करती है या नकारती है। तो उस दौरान भी जो है दुकानदार उस कंपनी को शिकायती पत्र लिखता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। 16वां जो कारण आ जाता है माल के रूप में खाली पैकेट प्राप्त होना। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कर्मचारियों की असावधानी के कारण, गलती के कारण जो है संबंधित पते पर जो माल भेजा जाता है वो कभी कभार खाली बक्से ही वहां पे भेज दिए जाते हैं। तो ऐसे समय में वहां पे दुकानदार जो है शिकायत पत्र लिख सकता है। और अंतिम जो शिकायत का विषय बन सकता है वो है बिल, उधार की शर्तें आदि में गलतफहमी होना। मतलब बिल जो भेजा जाता है या फिर माल भेजने के बाद जो जितने अवधि के भीतर वो पेमेंट करना होता है उसके संदर्भ में बहुत सारी अगर गलतफहमियां वहां पे हो जाती है तो उस समय वहां पे दुकानदार जो है संबंधित कंपनी को वहां पे शिकायती पत्र लिखता है कि आपने ऐसा ऐसा कहा था, आपने ऐसा ऐसा बताया था, तो इसके कारण हम आपकी शर्तों में जो भी कुछ गलतफहमियां हुई है उसको दूर करने के लिए भी वहां पे शिकायत पत्र लिख सकता है। तो इस तरह से लगभग 17-18 विषय जो है शिकायती पत्र लिखने के वहां पे आ जाते हैं और उसके आधार पर व्यापार के क्षेत्र में या व्यवसाय के जगत में वहां पे इतने प्रकार के पत्र जो है शिकायती पत्र के रूप में लिखे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा शिकायती पत्रों का जो ढांचा होता है या शिकायती पत्र जिस प्रकार से लिखे जाते हैं, शिकायती पत्रों में क्या क्या बातें लिखनी पड़ती है या लिखी जाती है, उसको थोड़ा सा उस स्वरूप को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। और ढांचे में थोड़ा सा परिवर्तन वहां पे हुआ है। जो पूछताछ संबंधी पत्र है, क्रयादेश संबंधी पत्र है या भुगतान संबंधी पत्र है, इसके समान ही लगभग ये शिकायती पत्र लिखा जाता है, लेकिन इसमें मात्र छोटा सा बदलाव आ जाता है विषय को लेकर। विषय वहां पे संक्षेप में लिखा जाता है। उसको मैं उदाहरण के तौर पर एक पत्र भी आपको पढ़ा के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्रयादेश संबंधी पत्र या पूछताछ संबंधी पत्र की तुलना में शिकायती पत्र में क्या क्या अंतर आता है। तो सबसे पहले हम उसके स्वरूप को समझेंगे कि शिकायती पत्र में
शिकायती पत्र में किस तरह से वहाँ पे जो लिखने की जो पद्धति है उसके विषय वस्तु में जो भी कुछ बातें लिखी जाती है उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, शिकायती पत्र लिखते समय उसमें पहली बात वहाँ पे आ जाती है कि पत्र उचित व्यक्ति संबंधित विभाग को संबोधित करते हुए लिखा जाना जरूरी है। मतलब जो भी शिकायती पत्र लिखा जाता है वह संबंधित व्यक्ति या संबंधित विभाग को संबोधित करता हुआ विषय वहाँ पे लिखा गया हो। दूसरी बात वहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाती है वो है शिकायत की आवश्यकता के लिए खेद प्रकट किया गया हो। मतलब जो भी कुछ नुकसान हुआ है, जो भी कुछ शिकायत करनी है, तो उस समय जो है पत्र में हुई नुकसान के लेकर वहाँ पे खेद प्रकट किया गया हो। मतलब खेद मतलब दुख हुआ है, हमें हानि हुई है, तो ये भावनाएं उसमें प्रकट की गई हो। तीसरी बात वहां पे आ जाती है आदेश और सुपुर्दगी की तारीख समय का उल्लेख किया गया हो। मतलब शिकायती पत्र में जो संबंधित आदेश क्रमांक था, क्रयादेश क्रमांक था, वो उसकी तिथि भी वहां पे लिखनी जरूरी होती है ताकि संबंधित कंपनी को या विभाग को जो है पता चले कि कौन से दुकानदार ने कौन से ऑर्डर के बारे में वहां पे शिकायत की है। अगले एक बात वहां पे महत्वपूर्ण बन जाती है कि आदेश दिए गए माल या सेवाओं की प्रकृति, मात्रा आदि का उल्लेख किया गया हो। मतलब दुकानदार ने जब वहां पे क्रयादेश भेजा था तो उसमें कितनी क्वांटिटी में, कितनी संख्या में वो माल मंगवाया था, उसकी प्रकृति को लेकर या उसकी गुणमानता को लेकर वहां पे बातें लिखी गई जरूरी होती है और उसका भी उल्लेख जो है शिकायती पत्र में होना जरूरी है। अगली और एक बात महत्वपूर्ण है, शिकायत के कारणों को स्पष्ट रूप में दर्शाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया हो। मतलब वहां पे शिकायती पत्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा जाना जरूरी है कि ऐसा ऐसा नुकसान हुआ है, इतनी इतनी वस्तुएं खराब निकली है, इतना इतना माल जो है खराब हुआ है, इतनी इतनी वस्तुएं टूट फूट गई है। तो इसका स्पष्टीकरण जो है मांगा जाना जो है शिकायती पत्र में जरूरी बन जाता है। अगली एक बात महत्वपूर्ण है कि पत्र लेखक को हुई हानि असुविधा का स्पष्ट निर्देश शिकायती पत्र में किया गया हो। फिर भी मतलब जो भी नुकसान हुआ है, जो भी हानि हुई है, उसका स्पष्ट निर्देश जो है शिकायती पत्र में वहां पे करना जरूरी है। साथ ही साथ ऐसा करते समय कहीं पर भी आक्रोश, व्यंग्य, आरोपों की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब व्यापारिक संबंध को मतलब वहां पे भविष्य की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए शिकायत तो करनी है, लेकिन शिकायत करते समय वहां पे ज्यादा आक्रोश की जरूरत नहीं है, व्यंग्य भी ज्यादा कसा गया न हो और आरोपों की अभिव्यक्ति उसमें ज्यादा न हो। तो ऐसे भाषा का प्रयोग जो है वहां पे करना जरूरी है। साथ ही साथ उसमें हुई हानि असुविधा को स्पष्ट निर्देश के रूप में वहां पे लिखा जाना जरूरी है। और एक बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि हानि की अवस्था में क्षतिपूर्ति समायोजन कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में कोई सुझाव दिया गया हो। मतलब शिकायत तो करनी है, नुकसान तो हुआ है, अब कंपनी हुए नुकसान को लेकर क्या समायोजन कर सकती है, क्या एडजस्टमेंट कर सकती है, क्षतिपूर्ति क्या कर सकती है कि जिसके कारण जो है दुकानदार का जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई की जा सके। तो वहां पे वो कुछ सुझाव के रूप में भी वहां पे कुछ शिकायती पत्र में बातें लिखी जानी जरूरी है। अगली एक बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि सानुकूल या अपेक्षित उत्तर पाने का विश्वास प्रकट करते हुए पत्र की समाप्ति की गई हो। या शिकायत तो हमने की है, अब शिकायत करते समय वहां पे अंत में वही बात लिखी जानी जरूरी है कि दिए हुए शिकायत के अनुसार वहां पे कंपनी की ओर से विश्वासपूर्ण उत्तर जो है वहां पे मिलना जरूरी है, या उसकी समाप्ति को लेकर वहां पे उस दौरान जो है ऐसी भाव प्रकट किए जाए ताकि कंपनी जो है शिकायत को जल्द से जल्द वहां पे ध्यान में लेते हुए हुए नुकसान को लेकर कार्रवाई कर सके। तो ऐसी बातें जो है वहां पे शिकायती पत्र में आ जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि शिकायती पत्र लिखते समय ये सभी बातों का जिक्र वहां पे होना जरूरी है। अब हम इस शिकायती पत्र का एक उदाहरण देखेंगे कि उस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि शिकायती पत्र की विषय वस्तु किस प्रकार लिखी जाती है, और हम ये देखेंगे कि पूछताछ संबंधी पत्र या क्रयादेश संबंधी पत्र, भुगतान संबंधी पत्र, इनकी तुलना में शिकायती पत्रों की विषय वस्तु जहां किस प्रकार अलग वहां पे लिखी जाती है। तो उदाहरण के तौर पर मैं एक पत्र आपको पढ़ के दिखाता हूं कि उसमें किस प्रकार विषय वस्तु लिखी गई है। देखिए पत्र क्या है, लक्ष्मी प्रकाशन मंदिर कश्मीर गेट दिल्ली को सीके सेठ सार्वजनिक ग्रंथालय साई मार्ग अहमदाबाद में
क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त पुस्तकों को लेकर शिकायती पत्र लिख रहे हैं, पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। अब देखिएगा, लक्ष्मी प्रकाशन मंदिर नामक एक प्रकाशन है जो दिल्ली में मौजूद है, और उनको सीके सेठ नामक सार्वजनिक ग्रंथालय है जो अहमदाबाद से है। वो अहमदाबाद का जो ग्रंथालय जो है, उनके द्वारा मांगे गए किताबों की जो उनको जो प्राप्त किताबें हैं वो क्षतिग्रस्त अवस्था में उनको मिल गई है। तो इसको लेकर वो शिकायती पत्र लिख रहे हैं। तो वहां पे पत्र का प्रारूप किस प्रकार होता है, तो देखिए सीधे वहां पे जिस प्रकार पहले पूछताछ संबंधी पत्र में, पत्र का प्रारूप में पन्ने के बीच में वहां पे दुकानदार का नाम वगैरह, दुकान का नाम वगैरह जो आता था, इसमें शिकायती पत्र में वो नहीं होता है। सीधे वहां पे संबंधित व्यक्ति का पद, मान लीजिएगा कि अब यहाँ पे सार्वजनिक ग्रंथालय, तो वहां पे प्रमुख व्यक्ति ग्रंथपाल रहेगा। तो ग्रंथपाल जो है, ग्रंथपाल, उसके नीचे उस ग्रंथालय का पता लिखा जाएगा। और देखिए मैं सीधे जो है उस पत्र को पढ़ता हूं कि पत्र के दाहिनी ओर सीधे लिखा जाएगा ग्रंथपाल, सीके सेठ सार्वजनिक ग्रंथालय, साई मार्ग, अहमदाबाद। तिथि जो भी हो, जिस समय ये पत्र लिखना है उस तिथि को वहां पे लिखा जाता है। फिर पत्र की बाईं ओर वहां पे सेवा में शब्द लिखा जाता है। यहाँ पे बदलाव आ गया कि वहां पे पत्र संख्या, तार संख्या या दूरभाष क्रमांक वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता, सीधे सेवा में शब्द लिखा जाता है। उसके नीचे माननीय व्यवस्थापक लिखा जाता है, और नीचे लक्ष्मी प्रकाशन मंदिर, कश्मीर गेट, दिल्ली, ये पता वहां पे लिखा जाता है। और फिर बाद में महोदय के बदले वहां पे विषय लिखा जाएगा। विषय वहां पे संक्षेप में लिखा जाता है, क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त पुस्तकों के संबंध में। ये संक्षेप में विषय जो है शिकायती पत्र में लिखा जाता है। फिर उसके बाद महोदय संबोधन लिखा जाएगा, अनुच्छेद करके लिखा जाता है। विषय वस्तु इस प्रकार होती है, देखिए शिकायती पत्र की। निवेदन है कि यह पत्र बड़े खेद के साथ आपको लिख रहा हूं। ग्रंथपाल अपनी ओर से वहां पे पत्र लिख रहे हैं कि हमें खेद है कि ये बड़े ही खेद से हम आपको ये पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे क्रयादेश के रूप में जो किताबें मांगी थी उसमें से लगभग आधी किताबें क्षतिग्रस्त अवस्था में हमें प्राप्त हुई है। अर्थात वो ग्रंथपाल जो है संबंधित प्रकाशन गृह को वहां पे लिख रहे हैं सीधे खेद के तौर पर। वो लिख रहे हैं कि हमने जो आपको क्रयादेश भेजा था उसमें से लगभग आधी किताबें जो हमें टूटी फूटी या क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त हुई है। दूसरे अनुच्छेद में लिखा जाएगा, दूसरा अनुच्छेद, कृपया ये हुआ नुकसान हमारी हुई असुविधा के कारण ये शिकायती पत्र लिख रहे हैं। क्षतिग्रस्त पुस्तकें डाक के द्वारा आपको वापस भेज रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि फौरन वापस की गई किताबें अच्छे हालात में हमें लौटा दे, और एक बार भेजते समय किताबों की पैकिंग की ओर विशेष ध्यान दे, और वापस भेजे गए किताबों का डाक खर्चा कुल बीजक में से कम करके दूसरी रसीद भेजने की कृपा करें। अब देखिए, दुकानदार को तो नुकसान हुआ है, माल कंपनी ने भेजा था, किताबें प्रकाशन गृह ने भेजी थी, लेकिन लगभग आधी किताबें फटी हुई निकली। तब वहां पे उस ग्रंथालय ने फिर से वो फटी हुई किताबें संबंधित प्रकाशन गृह को वापस भेज दी, और उसको वापस भेजते समय जो डाक का जो खर्चा आता है वो दुकानदार को या उस ग्रंथालय को करना पड़ता है। तो ग्रंथपाल जो है वहां पे उस शिकायती पत्र में ये भी बात लिखते हैं कि हमने ये फटी हुई किताबें आपको वापस भेज दी है, जल्द से जल्द आप क्या करें कि हमें अच्छी अवस्था में दूसरी किताबें लौटा दें, और भेजते समय जो उन किताबों का जो बीजक रहेगा या बिल जो रहेगा, पेमेंट रहेगा, उसमें से हमें जो डाक खर्चा आया है आपको किताबें लौटाने का, वो उसमें कम करके हमें दूसरी रसीद जो है भेजने की कृपा करें। नीचे लिखा जाता है आपका विश्वासी, नीचे हस्ताक्षर किया जाता है ग्रंथपाल। तो इस तरह से देखिए, शिकायत तो करनी है, खेद भी प्रकट करना है, लेकिन ज्यादा आक्रोश नहीं होना चाहिए, ज्यादा व्यंग्य नहीं होना चाहिए, और ज्यादा उसमें वो बातें नहीं लिखी जाए ताकि संबंधित कंपनी को या संबंधित प्रकाशन गृह को बुरा लग सके और उनके व्यापारिक संबंध में वहां पे बाधा आ सके। तो ऐसी भाषा का प्रयोग न करते हुए वहां पे इस प्रकार से शिकायती पत्र लिखे जाते हैं। तो ऐसे शिकायती पत्र लिखते समय विशेषतः विषय वस्तु जो है बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ऐसे विषय वस्तु को थोड़ा सा खेद भाव से भी लिखना है, साथ ही साथ हुए नुकसान के बारे में स्पष्ट रूप से बातें भी कहनी है, लिखनी है, और हुए नुकसान की भरपाई जो है या उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, किसको कैसे समायोजित किया जा सकता है, इसको सुझावों को लेकर भी वहां पे बातें शिकायती पत्र में लिखी जानी जरूरी है। लगभग इस प्रकार से ये शिकायती पत्रों के उपविषय
तथा उनको लेकर ये पत्र लिखे जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये शिकायती पत्र वाला मुद्दा जो है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कभी भी पूछिएगा, मैं और एक बार उसको विषय वस्तु को लेकर आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपने ये समझना जरूरी है, परीक्षा में इसको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम जो पेपर क्रमांक 16 है उसकी शुरुआत करेंगे, या उसका अगला टॉपिक जो है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।